आरएएस मेंस के लिए राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएएस मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ से इकोनॉमिकल सर्वे से देखने को मिलेंगे। अगर हम प्री एग्ज़ाम को भी देखते हैं तो वहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिकल सर्वे से आए थे। लास्ट टाइम हमने प्री के लिए भी उसको किया था, अब हम राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे को भी कर रहे हैं। वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर अमित अकेडमी आरएएस। और आप देख रहे हैं आज का लेक्चर राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे 2024 को लेके। और आज हम चैप्टर 1 जो है वो करेंगे, और हमने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी पीडीएफ जो है वो रेडी करी है, जो कि आपके दिमाग में बहुत सारे विजुअल्स के साथ आपको पढ़ाएगी। बहुत सारे ग्राफ हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, और आपको आखिरी में आरएएस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, 2 मार्कर, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर क्वेश्चन। और बाकी आप ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, एंड एप्लीकेशन पे आपको वीडियो एंड पीडीएफ दोनों एक साथ अवेलेबल रहेंगी। एप्लीकेशन है डॉक्टर अमित अकेडमी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे बाकी भी आरएएस के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए टोटल जो चैप्टर्स हैं पूरे इकोनॉमिकल सर्वे में देयर आर 10 चैप्टर्स जो इसमें बात करी गई है। बहुत ही अलग तरीके से इस बार यूनिक अप्रोच रखी है इकोनॉमिकल सर्वे की, बहुत अच्छा इकोनॉमिकल सर्वे बनाया है। अगर हम देखें, जैसे सबसे पहला है इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिकल सर्वे, तो ये अपना चैप्टर रहेगा। उसके बाद देखो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड पब्लिक फाइनेंस है, एडवांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव बेसिक कम्युनिटीज़, इनके बारे में भी बात करी जाएगी। ठीक है, तो और उसके अलावा जैसे थर्ड पॉइंट है कि एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू अर्बन, रूरल एंड रीजनल डेवलपमेंट, ये भी इसमें थर्ड एस्पेक्ट रहेगा। उसके बाद कैसे हम फार्मिंग को और बेहतर बना सकते हैं, ये फोर्थ चैप्टर है इस इकोनॉमिकल सर्वे का। फिर इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग पे रहेगा। तो फिफ्थ चैप्टर है एक्सेलरेटिंग माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वैसे तो हर एक चैप्टर से भी 10 मार्कर, 5 मार्कर, 2 मार्कर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हम चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं। उसके बाद टूरिज्म, आर्ट, कल्चर पे चैप्टर नंबर 6 बात करता है। 7th हम रखेंगे सस्टेनेबल एंड ग्रीन ग्रोथ। SDG 11 आपका आरएएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और जो सवाल प्री में पूछे जाते हैं वहाँ से ही मेंस में भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। 8th चैप्टर जो है वो स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंश्योरिंग हेल्थ केयर फॉर एवरीवन। तो हेल्थ, एजुकेशन, ये हमारे सोशल सेक्टर में बनते हैं, तो ये आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 9th सोशल सिक्योरिटी को है सेफ गार्डिंग सिटीजन्स एंड वेलबींग। 10th है शेपिंग द फ्यूचर विद गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे अब आपको चैनल पे रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो मिलेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब ये चैप्टर बात करता है कि जो ओवरऑल स्टेट की इकोनॉमिकल अचीवमेंट्स हैं वो क्या रही, और वेरियस जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इनिशिएटिव जो चल रहे हैं ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर 2024-25, उनमें किस किस तरीके से सरकार जो है इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो प्री के रहेंगे कि भाई कौन इसको पब्लिश करता है, तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर ये प्रोग्राम जो है हमारा इकोनॉमिकल सर्वे जो है वो पब्लिश किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए आपसे पूछा जाता है पीरियडिसिटी किस इंटरवल पे ये रहता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हर साल एनुअली ये डॉक्यूमेंट आपका पब्लिश किया जाता है, और इस बार 10 थीम्स चैप्टर्स में इसको ब्रेकअप किया गया है। अब ये देखिए, ये एक प्रीफेस है जो इकोनॉमिकल सर्वे से डायरेक्ट हमने आपके लिए स्नैपशॉट इसमें डाला हुआ है। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान लिखते हैं। अब जो विजन रखा गया है वो रखा गया है विकसित राजस्थान का। ठीक है, और 10 संकल्प लिए हैं। वैसे तो आपसे मेंस में डायरेक्टली भी ये सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द 10 संकल्प जो पूछे जाते हैं। ये सवाल आपसे 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उन्होंने बोला है। आप इस फैक्ट को इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब भी आप इकोनॉमिकल सर्वे को कर रहे हैं तो आप इसमें से फैक्ट, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, चार्ट्स निकालेंगे, जो कि आप डायरेक्टली फ्लो चार्ट वगैरह हैं जिनको आप मेंस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा किसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एकेडमी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डॉक्टर अमित एकेडमी से पिछले 4 सालों में 3 HCS एग्ज़ाम में टोटल 108 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। एंड माय नेम इज़ डॉक्टर अमित। मैंने MBBS किया है। उसके बाद UPSC 5 मेंस आई हैव गिवन and 3 interviews I have given, और I have qualified HCS 2019,
और अभी पिछले 4 सालों से हम डॉक्टर अमित अकेडमी पे HCS, UPSC, RAS एंड अदर स्टेट PCS एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट कंटिन्यूइंग टू द लेक्चर, देखिए इसमें बाकी आगे जैसे चीफ सेक्रेटरी सर का भी है कि भाई हम इंक्लूसिविटी, इक्विटी पे फोकस करना चाहते हैं, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। तो इसकी आप एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं, सिप गवर्नेंस। तो अब है क्या कि इस टाइप की छोटे छोटे निमोनिक्स जो है आप अपना यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं लिखना, बट टू लर्न थिंग्स बेटर। सिप मतलब सस्टेनेबल, इनोवेटिव, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। और जो कीवर्ड्स, सारा का सारा जो खेल होता है मेंस में वो रहता है कीवर्ड्स का, क्योंकि आपको 2 मार्कर जो है वो 20 वर्ड्स में ही लिखना है, 5 मार्कर 50 में लिखना है, 10 मार्कर 100 वर्ड्स में लिखना है। तो ज़्यादा वर्ड्स तो आपको मिल नहीं रहे, तो इसी में आपको सारा का सारा मेन फोकस जो है वो रखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे इसमें टेबल दे रखी है, की इंडिकेटर्स दे रखे हैं ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रोस SDP स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इसमें बता रखी है 2011-12 के प्राइसेस के हिसाब से। अब प्री में तो ये डायरेक्टली सवाल आ सकता है कि कांस्टेंट के लिए बेस ईयर क्या रहेगा। ठीक है, अब ये लगातार देखो 66, 72, 77, 84 और 2024-25 की आपकी है 90। ठीक है, 90, 62, 94। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि मतलब कितना हो गया, 9 लाख करोड़ के आसपास हो गया ये। तो इसके आसपास ध्यान रखेंगे। फिर उसके ये है कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे। यहाँ पे ये चीज़ भी आपको फोकस करनी है। यहाँ कांस्टेंट प्राइसेस है और यहाँ पे GDP है। ये है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट देख लो, बीच में एक साल -2020-21 में -1.82 थी और उसके बाद 8, 7, 7, 7.8, तो लगभग 8% के आसपास ग्रोथ रेट आपकी राजस्थान की चल रही है और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट आपकी मानी जाएगी। ये वाला क्वेश्चन RAS प्री में भी आया था कि इस साल नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें कब देखने को मिली, तो वो 2020-21 का था। डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ से होते हैं। उसके अलावा जैसे देखिए GDP का तो हो ही गया। अगर हम सेक्टर वाइज देखें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट ये आइडिया जरूर होना चाहिए कि एग्रीकल्चर लगभग 26% है, इंडस्ट्री 28% है और सर्विस सेक्टर हमारा 45% है। ये वाले फैक्ट जो है वो आप डायरेक्टली फिर से अपने मेंस में कोट करेंगे। अगर मान लो आपको क्वेश्चन मिलता है एग्रीकल्चर रिलेटेड कि एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन चल रही है इंडस्ट्री में, तो आप इन फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो ये है। ऐसे ही GSVM में भी लगभग बराबर रहेगा, बट अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा ये है नेट SDP। ये लगभग आपका 7,37,000 है और पर कैपिटा इनकम राजस्थान की लगभग 90,000 है। कॉन्स्टेंट एंड करंट प्राइसेस। करंट पे अगर हम यहाँ पे नेट SDP देखें तो ये 13 लाख है और 1,66,000। अब ये सारे के सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे मतलब डायरेक्टली तो हो सकता है कि भाई पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ राजस्थान, ये 2 मार्कर सवाल आ जाए। व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट, ये आपसे पूछ लिया जाए, बट चांसेस कम हैं। प्री में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ फैक्ट जैसे कि ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है आपकी, 4,48,000 के आसपास, एंड कितने परसेंटेज है GDP की, लगभग 30%। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, ये लगभग इतनी ही थी। उसके अलावा FEC इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये 209 था, अभी 215 के आसपास है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 241 था, ये डिक्लाइन हुआ था लास्ट ईयर। इस साल फिर से आपका बढ़ने को मिलेगा, ये 267 के आसपास, सो देयर इज एन इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर हम देखें तो 157 है, 153 से 157 फिर से बढ़ा है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 388 से 396, तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। एंड नेक्स्ट ये वाला फैक्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी पे आपके काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर आप UPSC मेंस भी देखेंगे, ठीक है, और HCS मेंस भी देखेंगे, तो वहाँ पे ये सवाल काफ़ी आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इसको लेके। तो यहाँ पे देखो टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो लगभग 26 GB। आप GB में ही याद रखें, 26 गीगा सॉरी केवी के बाद 26 अपना रहेगा मेगावाट। ठीक है, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, तो ये आपके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमर्शियल बैंक का क्रेडिट आ रहा है, वो तो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए दिस इज आगे एक ही इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि जिसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ द प्रोफाइल ऑफ राजस्थान। अब देखो ये प्रोफाइल जो है इसमें से आप इंट्रो डाल सकते हैं किसी सवाल में, या ऐसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं
उसमें आप इंटू डाल सकते हैं, और 10 मार्कर में एक छोटा सा कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाले जो स्टेटमेंट है कि भाई इट रिप्रेजेंट्स फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जहाँ पे रिच कल्चर जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को मिलती है। और राजस्थान अभी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। हम देख रहे हैं कि 8% जो है ग्रोथ रेट राजस्थान की आपकी चल ही रही है। उसके अलावा एफईसी आपका जो कवरिंग एरिया है वो है 239 स्क्वायर किलोमीटर, लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का। 10% आपका जोग्राफिकल एरिया देखता है। प्री में ये सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब उसके अलावा देखो यहाँ पे सराउंड कौन कौन से रीजन कर रहे हैं। हरियाणा है बिल्कुल पास में, पंजाब रहेगा, वेस्ट और नॉर्थ साइड में यूपी है, एमपी है, गुजरात है। इंटरनेशनल बॉर्डर है राजस्थान के साथ भी। जो लोग सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने किलोमीटर की बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आते हैं जो अपने आरएस मतलब प्री में आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल बी देयर। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। देन कैपिटल सिटी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 4 मेजर जोग्राफिकल डिविजन्स हैं। अगर हम राजस्थान को देखें तो देखो ये अगर रोम्बस स्टेट का आपका राजस्थान है, जिसमें वेस्ट में आपका डेजर्ट एरिया रहेगा, अरावली हिल्स हैं, ईस्ट में प्लेन्स हैं, साउथ ईस्ट में प्लेटू रहेगा, यहाँ पे अरावली हिल्स है। इस तरीके का ये हमारा एरिया है। डेजर्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट सोलर एनर्जी एंड माइनिंग एक्टिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। और बहुत ही अगर हम देखें हाईएस्ट पोटेंशियल जो सोलर एनर्जी का है वो भी आपका राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो जाएगा। अरावली में क्या रहेगा, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे पार्क्स वगैरह बनाए जा रहे हैं टूरिज्म के लिए। दिस एरिया इज़ मतलब हम बोल सकते हैं जन्नत है राजस्थान का। और आपसे कोई भी सवाल वगैरह पूछा जाता है तो आप इनको मेंशन भी कर सकते हैं। ईस्टर्न प्लेन्स फर्टाइल हैं, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे। काफ़ी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी राजस्थान में डिवाइड कराए गए हैं, उसी के बेसिस पे एग्रीकल्चर यहाँ पे करी जाती है। साउथ ईस्ट में हमारा प्लेटू रीजन है, अगेन इंडस्ट्री के लिए रहेगा। तो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, माइनिंग, डाइवर्स आपकी एक्टिविटी जो है वो हमें राजस्थान में देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 1 मार्च 2024 8 करोड़ पॉपुलेशन आपकी हो चुकी है, और 7th मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट रहेगा। ये आप प्री के हिसाब से ध्यान में रखेंगे, और मेंस में आप इसको अगेन इंट्रो में कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखो काजू, काजू याद रखना। काजू क्या है, काजू है आपके 4 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ राजस्थान। तो के, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। अब ये जो सवाल है ये आपका 2 मार्कर में आ सकता है कि नेम 4 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ राजस्थान, ठीक है, या उनके बारे में भी कुछ आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगेन एक आपका इकोनॉमिकल सर्वे से ही लिया गया टेबल है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस किस के बारे में बात करी जा रही है। देखिए जोग्राफिकल एरिया हमने देख ही लिया है, ठीक है। 3.42 इंडिया का 32 है। ये पॉपुलेशन 2011 की है। डेकेडल ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन का रहा है वो 21 है। पॉपुलेशन डेंसिटी है 200, इंडिया के 382। ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 24, एंड रूरल पॉपुलेशन है 75, तो 75-25 इस रेशियो को भी आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी लो है इंडिया के कंटेक्स में, अभी इंडिया में 35-65 के आसपास चल रहा है, और ये थोड़ा सा बेटर भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ और भी डाटा हैं, ये वैसे तो प्री के हिसाब के ही ज़्यादा काम के रहते हैं, तो आप इस टेबल को अपने लेवल पे ऐड लर्न करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूपीएससी में पूछा गया है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट आरएएस प्री में आपसे पहले पूछा गया है। तो अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आईएमआर, एमएमआर 32, 113 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे डाटा आप अपने एंड पे देख लेंगे, मैं आपको मेंस के हिसाब से आगे बताता हूँ। तो अब हम आते हैं अब मेंस के पर्सपेक्टिव से आपका चैप्टर नंबर 1 हम देखते हैं, जो कि है इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड पब्लिक फाइनेंस। देखो अब इसके जो की है कि भाई मान लो किन मेन चीज़ों पे फोकस कर रहा है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिकल ग्रोथ, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ 350 बिलियन इकोनॉमी। ये वाला फैक्ट तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, और ये आपको कई जगह मेंशन करना पड़ेगा। आप इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, ये कंक्लूजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट आपका फैक्ट होने वाला है। बहुत सारे 10 मार्कर में स्पेशल इकोनॉमिक है, 1-2 में आप यूज़ कर सकते हो, सोशल क्वेश्चंस में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ये जो टारगेट रखा है राजस्थान की गवर्नमेंट ने वो है 350 बिलियन। फिर सेक्टोरल ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग की सेक्टर्स टू ड्राइव इकोनॉमिकल ग्रोथ। कैसे अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ से हम इकोनॉमिकल ग्रोथ को पुश करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर कैसे कैपिटल फॉर्मेशन
कैपिटल, जैसे पैसा जब आएगा, पैसे से आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करेंगे, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसी से ही सारी चीज़ें होती हैं। आपको ह्यूमन रिसोर्स लेने हैं, वो भी यहाँ से रहेंगे। रोड, रेल, एयरपोर्ट, कुछ भी बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी अगर आपको बनाना है तो वो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो ये सारा रहेगा। उसके अलावा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस स्टेबलाइजेशन, कि इन्फ्लेशन जो है उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है और किस तरीके से वो इकोनॉमिकल ग्रोथ और स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। देन फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज, दोज एनेबलिंग ग्रोथ थ्रू एक्सेस टू द कैपिटल, क्योंकि पैसा तो आ गया है, बट क्या A4 है इसके साथ? A4 क्या है? A4 है एक्सेस। एक्सेस है आपके पास, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी है, ओके। फिर क्या अफोर्डेबल है? एक्सेस जो है वो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल हो गया। फिर क्या अवेयरनेस है लोगों में, अवेयरनेस अबाउट कि हाँ भाई ऐसा कुछ पैसा हमें मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, देखो ये आप डायरेक्टली समझें कि मान लो आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली इनको मेंशन कर सकते हैं कि हाँ भाई इस टाइप से हमें चाहिए चाहिए, ठीक है। तो ये अपना रहेगा। तो A4 ये आपकी एक ट्रिक हो जाएगी जो मेंस में आपके कई सारे आंसर्स को लिखने में हेल्प करेगी, ठीक है। ऐसे ही फिर ये बात कर रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्रिएटिंग एन इक्विटेबल इकोनॉमी, ये आपसे डायरेक्टली भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया रहता है। यूपीएससी पीवाईक्यू अगर आप उठा के देखेंगे, लगभग अल्टरनेट ईयर्स इंक्लूसिव ग्रोथ पे सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो ये रहेगा। उसके बाद लास्ट में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मेंस के क्वेश्चंस। तो मेंस के क्वेश्चंस के साथ हम चलेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ द फाउंडेशन ऑफ 350, एक तो फैक्ट याद रखना है 350, और ये कब तक अचीव करना चाहते हैं? 2029 तक। तो ये वैसे तो ये प्री का बन जाएगा, बट आप अगर अपने उसके साथ 350 2029 लगते हैं। इस बार भी जैसे प्री में दो स्कीम्स थी जिनकी डेडलाइन पूछी गई थी, वो 2029 ही थी, आई थिंक 2029 या 30 तक की थी, तो वो आपसे पूछा गया था। तो ऐसे ही ये 350 तो ठीक है, बट कहाँ तक? 2019। तो आप ऐसे अपने आंसर्स में लिखे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल सर्वे, भाई द टारगेट विच द राजस्थान गवर्नमेंट हैज सेट अप इज 350 बिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है। ये डायरेक्टली भी आपसे 5 और 10 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी क्या राजस्थान अचीव कर पाएगा, येस और नो, वाई यस, आपको ऐसा क्यों लगता है, व्हाट आर द रीजंस। तो आप 5 से 6 रीजंस बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी हमारा रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे जब ये बात करते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक पिलर्स, किन के बेसिस पे हम इसको अचीव कर सकते हैं, तो ये इन्होंने एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे दे रखा है इकोनॉमिकल सर्वे में। पहला तो यही है कि भाई 350 बिलियन की डॉलर हमने इकोनॉमी अचीव करनी है। बाद में यहाँ पे देखो जो की सेक्टर्स हैं उन पे हम फोकस करेंगे, बी इट एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज़्म, ठीक है, इनके बारे में फोकस कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। तो इनमें किस किस तरीके से हम इकोनॉमिकल ग्रोथ को आगे लेके जाएंगे। फिर जैसा हमने ऊपर देखा था, कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन, फिजिकल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, जिससे कि आप कैपिटल की एक्सेस बढ़ाओगे, ठीक है। ये ऊपर हम देख चुके हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, यही आपके लिए हमने ऊपर अलग तरीके से डाला था। अभी देखिए, ये तो ठीक है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, करंट जो स्टेट है। तो हमने पहले भी इसमें चेक किया था कि जीएसडीपी करंट प्राइसेस पे आपका कितना है, आपका 17 लाख करोड़ तक 2024-25 में रहेगा। ग्रोथ रेट इस साल की एक्सपेक्टेड है 12%, जो 8% हमने देखे, तो 12% ये है करंट प्राइसेस पे, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पे देखो 7.82 एंड 9 लाख करोड़, ये भी हमने चेक किया था। और पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी बढ़ेगी 11% करंट पे और 6.88 कांस्टेंट प्राइसेस में 2011-12 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। तो ये डाटा अलग अलग तरीके से आप ध्यान रखें। एटलीस्ट कांस्टेंट जो प्राइस वाला है वो तीनों ही आप ध्यान रखें कि कांस्टेंट में हमारी जो जीएसडीपी है दैट इज़ 9.06, ग्रोथ है दैट इज़ 7.82%, और अगर हम पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ की बात करते हैं तो 6.88%, ठीक है। तो दीज 3 डाटाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। इनको आप अपने एंड पे बिल्कुल देखें, ठीक है। उसके अलावा ये फिर से जीएसडीपी दे रखी है करंट, और उस पर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की राजस्थान की दे रखी है। वो कौन कौन से एक बार आप देख लीजिए। जैसे देखो, जयपुर जो है वो लगभग 13% से ग्रो कर रहा है, अलवर जो है 15%, जोधपुर जो है 11%, भीलवाड़ा 13%, अजमेर 14%, ठीक है। तो जयपुर एंड अलवर ये तो काफ़ी विसिनिटी में एक दूसरे के रहते हैं, अजमेर एंड भीलवाड़ा विसिनिटी में है, जोधपुर, ठीक है। तो ये 5 मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं जो टॉप के रहेंगे, और सबकी ग्रोथ रेट जो है वो 10+ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। जिसमें अजमेर जो लगभग 15% के आसपास जा ही रहा है। उसके अलावा देखते हैं, जैसे सबसे पहले हमने करंट स्टेट देख ली इकोनॉमी की,
कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। नाउ सेक्टोरल अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस करके आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ देखो सबसे पहले जैसे अलग अलग सेक्टर का दे रखा है। एग्रीकल्चर, ये हमने पहले भी देखा था कि एग्रीकल्चर 26 के आसपास है, इंडस्ट्री 27% के आसपास है, सर्विस सेक्टर है ये हमारा 45% के आसपास है। इनमें भी अलग अलग सेक्टर जैसे ट्रेड एंड होटल्स है, रियल एस्टेट है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो ये टॉप के रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में भी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, फिर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग है। ऐसे ही एग्रीकल्चर में देखें तो लाइव स्टॉक, राजस्थान में यूनिकली लाइव स्टॉक आपका ज़्यादा है क्रॉप से, जो कि उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। तो लाइव स्टॉक इज़ एट नंबर 1, देन क्रॉप्स है, फूड फॉरेस्ट्री है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जो ग्रोथ के लिए अपने इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। फिर यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, बट ग्रॉस वैल्यू एडेड है यहाँ पे अलग अलग सेक्टर की, कि किसने कितनी GVA ऐड करी है कांस्टेंट प्राइसेस पे। तो वैसे तो डायरेक्टली प्री का सवाल रहेगा, बट GVA के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मोटे मोटे तौर पे जैसे 2 लाख है, 2 लाख, 3 लाख, तो ये सबको ब्रेक कर रखा है जो हमने ऊपर देखा था उसमें। अब हम एक एक सेक्टर के हिसाब से स्टडी करते हैं। सबसे पहले वी विल लुक एट एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें इकोनॉमिकल सर्वे बात कर रहा है कि यहाँ पे हम बढ़ाना चाहते हैं इरिगेशन को, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए कैनाल्स आपको बनाने हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स हैं वो आपको बनाने हैं, नदियों से लिंक करना है, ठीक है, तो वो सारा का सारा रहेगा। तो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम वाटर मैनेजमेंट बेटर बनाएंगे और स्पेशली माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करेंगे, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन, क्योंकि टपक टपक खेती भी इसको हम बोलते हैं। तो उससे क्या है कि पानी काफ़ी सेव होता है हमारा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें, ये रहेगा। उसके अलावा जैसे देखिए प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्यों, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको हमें लेके आना पड़ेगा एग्रो प्रोसेसिंग में। तो बिना डाइवर्सिफिकेशन के मान लो आप फ्रूट्स में डाइवर्सिफाई करो, वेजिटेबल्स में आप डाइवर्सिफाई करो, या हम कह सकते हैं स्पाइसेस में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी फेमसली ये रहता है। तो उससे हॉर्टिकल्चर, जब तक हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, अभी तो क्या है कि लाइव स्टॉक में राजस्थान अच्छा कर रहा है, ग्रेन्स में भी ठीक है, हॉर्टिकल्चर यहाँ से हमें इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, वो नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एस से शुरू होता है और ए पे ख़त्म होती है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक है, इनको आप फिल करेंगे। तो इससे क्या है आपकी, जैसे मान लो आपने ड्रिप इरिगेशन किया, पानी आने लग गया, तो इसको हम बोलते हैं वाटर यूज़ एफिशिएंसी या वाटर प्रोडक्टिविटी के कंटेक्स्ट में बोलेंगे कि पानी जो था वो बहुत अच्छे तरीके से हमने एफिशिएंटली यूज़ किया, उससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो इनकम बढ़ी तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ा। मान लो पहले आप 5 किलो प्रोड्यूस करते थे तो वो आपका डोमेस्टिक में ही खा लेता था, अब मान लो आपने 10 किया तो जो +5 है आप उसको कहाँ देंगे, आप जनरली उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। किसी भी स्टेट की GDP की इनकम जो है वो 3 तरीके से आपकी रहती है। सही क्या है, या तो आप सेविंग्स बढ़ाओ या आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सपोर्ट्स। जब हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं तभी कहीं जाके जो हमारा स्टेट लेवल पे हम देखें तो, या सेंट्रल लेवल पे भी देखें तो ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो पाती है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर के कंटेक्स्ट में हमने देख लिया है। नाउ देखिए सेकंड सेक्टर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री में भी क्या करेंगे, अगेन आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं, 1 2 3 अलग अलग एरिया की अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से क्लस्टर्स बनाएंगे। कहीं पे कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, कहीं पे कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, और यहाँ हम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। जैसे साई था तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के प्रमोशन पे है, यहाँ एक्सपोर्ट के प्रमोशन पे फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को तो बिल्कुल राजस्थान करेगा ही, लीडर है सोलार में, विंड में, ठीक है। तो हमें डाइवर्सिफाई करना है और सस्टेनेबल भी बनाना है। जब हम रिन्यूएबल पे करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा सस्टेनेबल भी रहेगा। अगर आप देखते हैं SDG गोल 7 इज सन इज रिन्यूएबल एनर्जी, ये ट्रिक है याद करने की, 7 सन इज रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसको फोकस करना चाहता है। मान लो आपसे क्वेश्चन आता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान की जो पोटेंशियल है उसके ऊपर आप एक टिप्पणी करें, ठीक है, कमेंट। तो उसमें आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं। 5 मार्कर में आया तो आप कंक्लूजन में SDG 7 को जरूर लिखें। 10 मार्कर में आया तब लिखें। 2 मार्कर में भी 1-2 लाइन डाल के आप ब्रैकेट में बस पूरा ना लिख के SDG 7 ही लिख के आ जाओ। तो उससे क्या है कि उसको पता चलेगा कि यू हैव द नॉलेज, और यही चीज़ हमें देखनी है कि हाँ भाई स्टूडेंट को पता है, वो आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है सर्विस सेक्टर। देखो सर्विस सेक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें भी आपके पास क्या क्या है, टूरिज़्म है, आईटी इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आजकल हम यूपीआई वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो इसमें भी रहेगा। उसके अलावा जैसे हमने देखा था कि काजू को ये डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, काजू हमारी स्मार्ट सिटीज़ हैं, इनोवेशन हब, ई गवर्नेंस, तो उससे भी हम जो ग्रोथ है, सर्विसेज हैं, उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रमोटिंग ग्रोथ, तो एक ये हो गया है। उसके अलावा अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे हमने पहले देख लिया, अभी तक हमने सबसे पहले देखा था 350 बिलियन का आपने जो टारगेट रखा, ठीक है। सेकंड हमने देखा है सेक्टोरल, सेक्टोरल इन चीज़ों पे ये फोकस करना चाहते हैं। थर्ड हम देख रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन, कि भाई हमें कैपिटल फॉर्मेशन बनानी है, जैसे GFCF, ठीक है, GFCF, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो मतलब जो टोटल है वो हमने ऊपर भी देखी थी कि लगभग 4 लाख के आसपास, 4 लाख करोड़ के आसपास इसको बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आपकी जो टोटल वैल्यू मतलब कैपिटल की बढ़ेगी, फिक्स एसेट्स की बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे हम और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, ठीक है। कैपिटल इज़ पैसा, पैसा आएगा उससे आप क्या खरीद सकते हो, उससे आप टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उससे आप मशीन्स ले सकते हैं, रोबोट्स, ऑटोमेशन, उससे आप ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर सकते हो, उससे आप लैंड ले सकते हैं, ठीक है। और यही सारे फैक्टर्स क्या हैं, फिर आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग, विदाउट मनी नथिंग इज़ पॉसिबल। तो कैपिटल फॉर्मेशन पे ये अगेन बढ़ावा देना चाहते हैं। इसमें भी अगर हम पुराने डाटाज को देखते हैं पिछले साल के हिसाब से, तो सरकार ने जो फोकस किया था, देखिए 2019-20, तो ये लगभग आप मान लो कि 2.7 के आसपास रहे होगा, ठीक है। तो ये है, तो 6 एंड 27 के आसपास ही है। अब 2020-21 में तो हर चीज़ घटी ही थी, फिर बढ़ा है और फिर आपका बढ़ा है, तो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास ये है अभी। तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर का दे रखा है, बट उतना यूज़ का ये डाटा नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट किस पे फोकस करना चाहते हैं, 3 चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके बाद अब कर रहे हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन। देखो इन्फ्लेशन इंडिया में हम CPI से कैलकुलेट करते हैं, और CPI को कौन मेजर करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कितना टारगेट हमने रखा है, 4% ±2%। प्राइस स्टेबलाइजेशन इसको ये करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस अगर मान लो 4% ±2%, अगर आपकी इकोनॉमी में 2% से कम चल रहा है, तो आप ये समझो कि 100 रुपये जिस चीज़ के मिल रहे थे अभी मुझे मान लो 101 ही मिल रहा है, तो जो सप्लायर है वो ही ग्रो नहीं करेगा उस चीज़ को, ठीक है, तो वहाँ से कुछ नहीं आने वाला। और अगर मान लो 4% ±2 यानी 6%, अगर महंगाई 8% पे चल रही है, तो जो डिमांड है वो काफ़ी डिक्लाइन हो जाती है। और दोनों ही केसेस में सप्लाई डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन जो है वो हमारा डिक्रीज ही होगा, तो क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं रही या सप्लाई कम हो गई, ठीक है। तो इससे जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, GDP जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसीलिए क्या है कि हमें इन्फ्लेशन को एक ब्रैकेट में, रेंज में मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। ये इंडिया में इनिशियली नहीं होता था, ये हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी कंट्रीज से देख के फिर इसको अपनाना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए प्राइस इंडेक्स, हम इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपका नापते हैं, जो कि CPI आपका रिटेल पे देखता है, होलसेल आपका होलसेल पे देखता है। CPI में हम गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों रखते हैं, होलसेल में आपका सिर्फ गुड्स रहता है, सर्विसेज नहीं होता, ठीक है। अब यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कंज्यूमर के लिए कितना चल रहा है, उसकी परचेजिंग पावर कितनी चल रही है, और उससे हमें एक फेयर आइडिया लगता है कि क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से हम फिर इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये हमारा रहेगा, तो इसको भी हम देख रहे हैं। तो ये वैसे तो प्री का है, बट मेंस में भी ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि मेंस में भी आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अगेन आपसे 2 मार्कर में पूछे जाने की संभावना है कि CPI एंड WPI, इनमें आप डिफरेंसेस जो है वो बताएं। तो CPI क्या रहेगा, रिटेल पे, कंज्यूमर लेवल पे, आप और मैं जिस लेवल पे कंज्यूम करते हैं वो रहता है CPI। होलसेल पे जो रहता है वो रहता है WPI। इसके 4 टाइप्स होते हैं, 3 तो लेबर ब्यूरो लेके आता है, इंडस्ट्रियल वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर। और जो कंबाइंड है, कंबाइंड आपका NSO करता है, बाकी लेबर ब्यूरो करता है, ठीक है। और इसको कौन करता है, इकोनॉमिकल एडवाइज़र, W ऐसे होता है, W को उल्टा करो तो E,
ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल एडवाइज़र, और यहाँ पे क्या है NSO प्लस ये, और इसमें दोनों ही कवर रहेंगे CPI में, जबकि यहाँ गुड्स रहेंगे, ठीक है। और ये कैलेंडरी ईयर के हिसाब से रहता है, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रहता है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंसेस हमने देख लिया। डायरेक्टली आपसे 2 मार्कर का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, 5 में भी आ सकता है वैसे तो ये रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में जैसे अलग अलग के हिसाब से वो दे रखा है कि कितने कितने आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स रहा है राजस्थान में। अगर हम देखते हैं जैसे मान लो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, तो अभी ये 331 था, 438 के आसपास है, और सारी कमोडिटीज़ में देखते हैं तो 330 से 394 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। ईयर टू ईयर बेसिस एवरेज परसेंटेज वेरिएशन जो है वो लगभग 4, 14, 10, 4 ये के आसपास रहा है, ठीक है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है वो है आपका फूड इन्फ्लेशन। देखो फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर आप देखते भी हैं, जैसे सवाल आया था इस बार RS प्री में क्या सवाल आया था, देखिए सवाल था कि आपका कोर इन्फ्लेशन जो है और हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन दोनों में आपसे डिफरेंसेस जो हैं वो पूछे गए थे, कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो इसमें मेजर जो डिफरेंस है वो क्या रहता है कि जो कोर इन्फ्लेशन है, हेडलाइन में से आप 2F हटा देते हो। 2F क्या है? फूड एंड फ्यूल, इन दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो फूड इन्फ्लेशन क्या है? चेंज इन फूड प्राइसेस ड्यू टू, अब इसमें वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मान लो क्लाइमेट चेंज है, प्रोडक्शन कम हो गया, हीट वेव्स हैं, प्रोडक्शन कम हो गया, अनइवन मानसून है, डैमेज हो गया है, ठीक है। वैसे डैमेज को कवर करने के लिए हमारे पास एक इंश्योरेंस स्कीम है, आप उसको कमेंट में बताएंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम। और हेल स्टॉर्म, रेनफॉल, टॉरेंशियल रेन, ड्राई कंडीशन, इन सब से फूड इन्फ्लेशन आपका ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा आप इसको देख भी सकते हैं, WPI फूड इन्फ्लेशन जो है 2023 से लेके, तो ये आपका 8% तक भी गया है, बट एक रेंज में है, जो रेंज हम लेके चले थे उसी रेंज में है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये अच्छी भी बात है, मतलब ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है। उसके अलावा ये अलग अलग सेंटर्स का दे रखा है, बट अपने काम का उतना नहीं रहेगा कि भाई हाँ किस सेंटर का कितना डाटा रहा, वी कैन लीव इट। यहाँ पे ये वाली टेबल भी जो है उतने मेंस में अपने काम की नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर जनरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है एग्रीकल्चर लेबर का, वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अर्बन कंबाइंड है वो इसमें दे रखा है, तो हम इनको छोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फिस्कल मैनेजमेंट। देखिए बजट जो है, जैसे हमारे पास आता है FRBM एक्ट अगेन RS प्री में ये सवाल पूछा गया था, और उसमें जो आपके वेरिएशन चल रहे हैं उसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स भी देके पूछा गया था। तो काफ़ी डिटेल में FRBM पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपके प्री के लिए भी आपको ये रेलेवेंट है, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और मेंस के लिए भी रेलेवेंट है, ठीक है। मेंस में भी FRBM में आप देख लो जैसे अलग अलग है, खुद ऑन टैक्सेस कितने हैं, शेयर कितना है, इंसेंट्रल टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, और यूनियन ग्रांट जो है वो कितनी है, ये राजस्थान की इन्होंने बता रखी है। सबसे ज़्यादा ऑन टैक्स रेवेन्यू से ही आपका आता है, देन हमारा शेयर होता है, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ठीक है। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड यूनियन ग्रांट रहेंगी, यूनियन ग्रांट भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। उसके अलावा राजस्थान का अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। ये है लगभग 176, 178, फिर ये लगभग 242। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो प्ले करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें तो अपना मेनली आता है IDS से। रेवेन्यू क्या है? जो वापस नहीं आने वाला, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए रहता है। IDS से क्या है? जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं। डिफेंस में, अभी तो यहाँ पुलिस में खर्च करते हैं, वैसे सेंटर में डिफेंस रहता है। सब्सिडीज़ में जो आप देते हो, ये है एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम खर्च करते हैं वो भी हमारा रेवेन्यू में आता है। रेवेन्यू इज़ लाइक कोई भी कैपिटल एसेट हमारा नया क्रिएट नहीं हो रहा, कोई भी लाइबिलिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो वो आपका रेवेन्यू में आएगा डायरेक्टली। RAS मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई RAS मेंस में था कि डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस पूछा गया था बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे सेक्टर वाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ग्रांट इन एड्स, सोशल सर्विस, इकोनॉमिकल सर्विस, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, बट अगेन उतना काम का है नहीं, ठीक है। फिर उसमें ये देखिए प्रोग्रेस अंडर मेजर हेडिंग्स में यहाँ पे एग्रीकल्चर में जितना खर्च कर रहे थे उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे ज़्यादा था 9800, यहाँ पे कम है। रूरल में भी यहाँ पे कम हुआ है
स्पेशल एरिया में कम, ओवरऑल ही आपका जो ग्रैंड एक्सपेंडिचर है वो इस साल कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगला हम देखें 6 पॉइंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। फिजिकल मैनेजमेंट के बाद अपना आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज अनेबल ग्रोथ टू एक्सेस टू कैपिटल। कैपिटल की एक्सेस आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी? तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेस है दैट इज़ फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक, तो सबसे ज़्यादा यही दे रहे हैं। इनके सीक्वेंस भी आपसे प्री में सिंपली ये डायग्राम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा क्या है पब्लिक, देन है प्राइवेट सेक्टर बैंक, देन क्या है आरआरबी, देन क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक, और सबसे कम क्या है फॉरेन बैंक्स। ऑब्वियसली फॉरेन बैंक्स तो कम ही रहते हैं, तो वो कम ही रहेंगे। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक, कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, कमेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम कैपिटल लेके आते हैं और कैपिटल से आपका क्या आएगा? ग्रोथ, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे समझाया था। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ टारगेट्स रखे हैं अपने लिए, बहुत अच्छे टारगेट कि 2024 जून ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान हैव बीन सेलेक्टेड फॉर 100% डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट के लिए। तो ये टारगेट बहुत अच्छा रखा हुआ है। उसके अलावा जो जन आधार कार्ड होल्डर है उनको भी सर्विसेज मिलेंगी फॉर कैश एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति, ग्राम पंचायत में भी, तो वहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे अलग अलग किसॉक्स हैं, ई मित्रा सेंटर हैं, आपने सुने होंगे, माइक्रो एटीएम बनाए जा रहे हैं। ई मित्रा तो आपसे अगेन 2 मार्कर भी पूछा जा सकता है। ई मित्रा है क्या? अब इसको हम देख लेते हैं। ये आपसे डायरेक्टली 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। ई मित्रा इज़ अ मल्टी सर्विस सिंगल विंडो नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू द सिटीजन। ठीक है, जैसे मोबाइल वॉलेट होते हैं, पेटीएम, एम पैसा, उसको इंटीग्रेट किया जाता है पेमेंट फैसिलिटीज़ के लिए टू द बेनिफिशरीज़। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे सर्विसेज लेनी है तो ई मित्रा से आप ले सकते हैं। सेम टाइप का एक क्वेश्चन आपको आरएस प्री में अगेन देखने को मिला था, सिंगल विंडो क्लियरेंस को लेके। ठीक है, ये सवाल भी आया था, वो सीधा उससे पूछा गया था। एक सवाल था राजनिवेश पोर्टल, ये सवाल आया हुआ था आरएस प्री में। तो राजनिवेश किसके लिए है? वो सीधा सीधा इकोनॉमिकल सर्वे से ही उठाया गया था। उसके अलावा देखो और कैसे यहाँ पे आप क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हो, तो मुद्रा योजना है जो कि काफ़ी फेमसली हम पढ़ते भी हैं, जिसमें 3 टाइप के लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं, शिशु, किशोर, तरण, जहाँ पे 50,000 तक का रहता है, 50 to 5 लाख तक का यहाँ रहता है, और 5 लाख से 10 लाख तक का हमारा यहाँ पे रहता है। तो ये अलग अलग हैं, जिसमें बहुत सारे लोन सैंक्शन करे गए, और अमाउंट जैसे देख लो 1556 करोड़, 7791 करोड़, तो ये टोटल लगभग 1,46,000, तो ये 14,609 करोड़ रुपए जो हैं वो डिस्बर्स करे गए हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। उसके अलावा हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि बैंक्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब ये सवाल जो है आपसे डायरेक्टली 2 मार्कर में आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तो सीधा सीधा आएगा। या 5 मार्कर में आ सकता है कि कौन कौन से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैं और उनकी करंट स्टेट क्या है। ठीक है, या 10 मार्कर में आ सकता है कि वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम व्हाई दे फेल्ड टू ब्रिंग सब्सटेंशियल चेंजेस। तो आप उसमें इनको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एनआरएलएम है, पुराना ही चलता आ रहा है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना है, डे जिसको हम बोलते हैं, डे अर्बन रूरल। मुद्रा योजना है जिसमें हमने 3 टाइप के लोन भी देख लिए हैं। ऐसे ही जैसे आप देखेंगे स्टार्टअप इंडिया, ये भी हमारी स्कीम्स हैं। मनरेगा है, उसके बारे में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ये आ ही गया वैसे, स्टार्टअप इंडिया, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, या फिर एक और है जो काफ़ी फेमस चल रहा है, लखपति दीदी स्कीम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी काम चल रहा है। तो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हमारे हो गए। नेक्स्ट 7 है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड क्रिएटिंग अ इक्विटेबल इकोनॉमी। इसके लिए सरकार क्या करना चाह रही है? तो यहाँ पे देखिए 2024-25 का जो बजट है उसमें गोल रखा है टू अचीव इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ सबका विकास। अब ये जो चीज़ है आप इसको इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं, अगेन आप इसको कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, उसके अलावा 5 ईयर एक्शन प्लान इन्होंने बनाया है, अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @2047। तो अब हर 5 साल में ये चलता रहेगा। और इसमें देखिए 10 संकल्प है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये क्या क्या है, जैसा कि हमने पहले भी ऊपर देखा है कि भाई $350 बिलियन इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, सिविल एमिनिटीज़ बहुत अच्छी देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ पे हम फोकस करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, एसडीजी, ह्यूमन रिसोर्स, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, गुड गवर्नेंस, 350। तो ये 10 संकल्प इन्होंने रखे हैं, यही आपके थीम्स बनेंगे। तो ये सारे के सारे हमें ज़रूर ज़रूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन 5 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द 10 संकल्प फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन राजस्थान। अगला हम देखते हैं जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अगेन 2 मार्कर क्वेश्चन। जैसे पॉवर्टी के लिए रहेगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला भी वैसा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो राजस्थान रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री महिला उद्योग योजना, तो रूरल महिला स्किल डेवलपमेंट मिशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट प्लान, अलग अलग चीज़ें आ सकती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं, आप और भी इसमें लिख सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे एक स्वनिधि आया था, स्वनिधि आपसे प्री में पूछा गया था, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमारा रहता है, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं, उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। मेंस के कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप लिखें, अटेम्प्ट करें, ठीक है। और आप कीवर्ड जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपना लिख के। उसके अलावा हमारा जैसे RAS मेंस के लिए एक SDM बैच चल रहा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन पे, जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको करा रहे हैं। एंड RAS मैड सीरीज़, मैड इज़ मेंस आंसर डेली, तो यहाँ पे हम डेली 100 डेज़ कंटिन्यूसली आपको 100 टेस्ट जो हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 77 माइनर टेस्ट हैं। डेली बेसिस पे 30 मिनट आपका टेस्ट रहेगा, 8:30 to 9 PM। आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम सेपरेट यहाँ पे डिस्कशन है, उसके अलावा 23 मेजर टेस्ट हैं जो वीकली आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या हैं, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, नेम फॉर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान, डिफाइन ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सीधा सीधा 2 मार्कर, सिग्निफिकेंस ऑफ WPI एंड CPI, नेम 2 पॉवर्टी एलिवेशन, इसको अगर 4 कर देगा तो भी जा सकता है, 5 कर देगा तो भी जा सकता है। हाउ डज राजस्थान एम टू बिकम लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी, सिंपल, यहाँ पे सोलर विंड, ठीक है, कितने गीगावाट था हमारा वो भी डालना है। की कंट्रीब्यूटर राजस्थान इकोनॉमी में क्या क्या रहेंगे, मेजर राजस्थान प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, हाउ इज राजस्थान फॉस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देंगे और ऊपर भी मैंने आपको बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो बताए हैं, ठीक है। तो आप फैक्ट्स की अपनी एक शीट बनाएं, एग्जाम्पल्स की अपनी एक शीट बनाएं और उस तरीके से रखें, ठीक है। तो आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट जो डिस्कशन आपका रहेगा जो हम इसमें करेंगे तो वो अपना रहेगा अगले चैप्टर पे। तो ये सीक्वेंस में आपको सारे के सारे चैप्टर मिलेंगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ, पब्लिक फाइनेंस, बेसिक कम्युनिटीज़, तो ये सारे के सारे, ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, एंड आपके कोई भी सजेशंस हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।